Hello students, today you will learn the wave particle duality. First you have to learn what is wave. Wave क्या होती है? एक्चुअली लाइफ में जब भी आप कहीं किसी जगह चल रहे होते हैं और जाते जाते आपके मन में कुछ ख्याल आ जाएं, ठीक है, तो कभी आप मुस्कराने लगते हैं सोचकर, कभी आप गम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके मन में, आपके दिमाग में एक अजीब सी हलचल चल रही होती है। उस हलचल को कुछ और नहीं, उसको वेव कहते हैं। जनरली जो हलचल होती है, हलचल हिंदी में कहा जाता है और वेव इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। फ्लक्चुएशंस भी कहते हैं लोग इसको। और इस वेव को किसी भी जगह लिखने के लिए कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिन पैरामीटर्स की प्रेजेंस ये बता देती है कि यहाँ पर वेव है, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पार्टिकल की। तो जब नाम पार्टिकल का आता है तो इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। वो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? जैसे वेव की बात करें तो वेव लेंथ है, लैम्डा की बात की जाएगी। फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी, न्यू की बात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं। वेलोसिटी की बात यहाँ भी की जा सकती है। और पार्टिकल के केस में भी जब हम बात करेंगे मास की, ठीक, मास आ जाएगा। जब हम बात करेंगे मोमेंटम की तो मोमेंटम आ जाएगा। वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी भी आ सकती है। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों देखने में ये सेम लग रही हैं। वेलोसिटी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पार्टिकल भी मोशन कर सकता है तो इसकी अपनी वेलोसिटी हो सकती है। वेव भी मूव करती है तो इसकी अपनी वेलोसिटी होती है। अगर सेम प्लेटफॉर्म पे दोनों एक साथ हों तो दोनों वेलोसिटीज़ को हम डिफरेंट सिंबल से डिनोट करेंगे। सपोज करो कि एक को हमने v कह दिया तो दूसरे को b प्राइम कह देंगे, एक को u कह देंगे तो दूसरे को b कह देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेलोसिटीज़ होंगी। बट ये पैरामीटर्स जो हैं, ये पैरामीटर्स अलग अलग पार्ट के अलग अलग सेक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वेव पार्टिकल। अब आता है नाम डुअलिटी का। ये डुअलिटी क्या होती है? डुअलिटी का मतलब नाम से ही क्लियर है, डुअल। डुअल का मतलब होता है डबल, दो। हिंदी में कहा जाता है डबल, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट स्टेट से जुड़ा हुआ है, दो डिफरेंट फेज से जुड़ा हुआ टर्म है। तो डुअलिटी बताई जाएगी। और ये डुअलिटी है किसकी? यहाँ किसकी डुअलिटी पढ़ रहे हैं हम? चूँकि ये टॉपिक जो लिया गया है ये क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्चुअल में मैटर की डुअलिटी। किसकी पढ़ेंगे? मैटर की डुअलिटी। डुअलिटी ऑफ मैटर, डुअलिटी ऑफ मैटर। ये किसने एक्सप्लेन किया था? प्रपोज किसने किया था? स्टार्टिंग फेज में इसकी नींव किसने रखी थी? वो नाम कोई और नहीं, वो नाम था डी ब्रॉगली का। इनका पूरा नाम था लुइस डी ब्रॉगली, फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रॉगली, ठीक है। एक्चुअली था क्या, लुइस डी ब्रॉगली ने एक ऐसा उच्चारण किया हाइपोथेसिस का जिसमें इन्होंने ये बताया कि मैटर ठीक उसी तरीके से डुअल कैरेक्टर रखता है जिस तरीके से लाइट। हम बात करते हैं सबसे पहले लाइट की डुअलिटी की, डुअलिटी ऑफ लाइट, डुअलिटी ऑफ लाइट की। तो डुअलिटी ऑफ लाइट कैसे एक्सप्लेन हुई? इन द बिगिनिंग फेज देयर आर सो मैनी फिजिकल फिनोमिना। फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, नेक्स्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आफ्टर दैट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। These all are the phenomena of physics which were explained by the
wave nature only. And on the other hand, in the beginning of 20th century, it was seen that photoelectric effect, Compton effect, Zeeman effect, Raman effect, Stark effect, these are some different physical phenomena. These phenomena could not be explained successfully by the wave nature of light. So there was a need of a study of something new era of light, that was the particle nature. During that time, Max Planck gave some idea of quantas. That was the initial phase of quantum mechanics. These phenomena could be successfully explained only by the particle nature of light. These two phases of explanation of different phenomena, it can be known that light possesses dual character. जो लाइट होती है वो डुअल करेक्टर रखती है. वो डुअल करेक्टर क्यों? क्योंकि हमने अभी ये कहा था कि एक फेज़ में इधर हमने लिख दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट. दूसरी तरफ हमने इनिशियल फेज़ में जो बात की थी वो हमने बात की थी रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन की बात की, रिफ्रैक्शन की बात कर सकते हैं, इंटरफेरेंस की बात कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं इंटरफेरेंस की, डिफ्रैक्शन की बात कर सकते हैं, पोलराइजेशन की बात कर सकते हैं, पोलराइजेशन की बात कर सकते हैं. इस टाइप के ये जो फिजिकल फिनोमेना है ये केवल वेव नेचर से, वेव नेचर ऑफ लाइट से, और ये सारे फिनोमेना केवल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हुए थे. इनमें से ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा फिनोमेना जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता. ये स्टार्टिंग फेज था, उसके बाद में पार्टिकल नेचर से भी कुछ ऐसे फिजिकल कॉमन फिजिकल फिनोमेना थे जो दोनों से एक्सप्लेन हो रहे थे, बट ज़रूरत थी कुछ नया करने की. तो उसी टाइम पर लाइट के पार्टिकल नेचर पर, ठीक है, स्टडी स्टार्ट हुई थी. ऑन द अदर हैंड, when we are talking about the duality of matter, this statement was given by the Louis de Broglie in 1924. In 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने ये डुअलिटी ऑफ मैटर के बारे में केवल लाइट की डुअलिटी को बेस मानकर ये कहा कि ये मैटर भी डुअलिटी शो करता है. ठीक है, समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड ऑन द अदर हैंड इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल. आफ्टर 2 years, means in 1926, Schrödinger gave his theoretical results for the explanation of this duality of matter, and after 3 years Davisson and Germer, he gave their views on this topic experimentally. लुइस डी ब्रॉगली का जो भी कॉन्सेप्ट था, इसको सपोर्ट करने के लिए केवल 2 टीम उस समय सामने आई थी उस शुरू के 3 सालों में. सबसे पहली जो टीम थी वो श्रोडिंगर वेव के नाम से जो इक्वेशन पढ़ी जाती है, वो एक इनिशियल टूल होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसकी हेल्प से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. जिस तरह से ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम होती है,
उसी तरीके से श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन जो होती है वो एक बेसिक टूल का काम करती है क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना हो तो मैथमेटिकली कोई भी अप्रोच सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में लुईस डी ब्रॉगली के इसी कॉन्सेप्ट को डेविएशन एंड जर्मर ने क्या एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एक पार्टिकल लिया जिसका नाम था फर्स्ट एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो m से रिप्रेजेंट किया जाता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg इसका मास होता है। ये एक मास पार्टिकल है, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। लेकिन इस पार्टिकल के वेव नेचर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था डेविएशन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बात ये थी कि मैटर में इसकी डुअलिटी को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लिया गया, इसका रीजन सिर्फ इतना सा था कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट हमें कंसीडर करना था। अगर हम एटम की बात कर लेते हैं तो एटम को भी ये माना जाने लगा था कि भाई इसके भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल था जिसका मास सबसे कम होता है, ठीक है, और इसको ब्रेक करने की स्थिति उस टाइम पर नहीं थी। तो यही वो पार्टिकल था जिसको बेस मानकर सारी स्टडीज़ को किया गया था। ठीक है, यही फिजिकल फिनोमेना जिसके द्वारा ये सारे जो रिजल्ट एक्सप्लेन हुए थे, लुईस डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन दिया जिस रिलेशन का नाम होता है, जिस रिलेशन के लिए बात की जाती है। एक्चुअल में ये रिलेशन इन्होंने ड्राइव नहीं किया है, बट स्टडी में अपने इन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, कुछ डिस्कस किया था। तो वही उसी का रिजल्ट ये है जिसमें लैम्डा जिसका नाम लिखा जा रहा है इधर, ये वेवलेंथ है, और h जहाँ लिखा है वो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और p जो लिखा है वो है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होता है ये पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंट करता है। ये होता है पार्टिकल नेचर और ये होता है उसका वेव नेचर। तो इस रिलेशन के बेस पर ये कहा जा सकता है कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि मैटर जिस टाइम पर वेव नेचर इसका डिक्रीज हो रहा होता है उस टाइम पर इसका पार्टिकल नेचर इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, और जिस टाइम पर ये वेव नेचर की बात करते हैं, क्योंकि एक टाइम पर केवल एक ही एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनमें से केवल एक एस्पेक्ट ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो पाता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति एक टाइम पर केवल एक ही रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, वही चीज़ होती है यहाँ। और जैसे सपोज कर लो कि वेव नेचर इसका राइज कर रहा है तो पार्टिकल नेचर इसका डाउन होगा। ठीक है, उस टाइम पर ये एब्सेंट हो जाएगा। अरे गोविंदा की मूवी तो देखे होगे, एक जगह जहाँ पर वो उसकी एब्सेंस होती है तभी तो वो दूसरी जगह जाके अपीयर हो पाता है। ठीक है, तो कितने सारे ऐसे सीन आपने लोगों ने देखे हुए हैं। ठीक है, अब मूवी का नाम नहीं बताएंगे, वो तो जब आप साजन चले ससुराल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये रिलेशन जो भी आया है, इस रिलेशन को मास्टर रिलेशन कहिएगा आप। इसी को कहते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉगली रिलेशन। बस केवल यहाँ पर इस हेडिंग में आपको ये इक्वेशन याद रह जाए, समझ लीजिएगा कि इस वाले पार्ट का सारा कुछ सार आपने सीख लिया है। ठीक है, क्योंकि जो पार्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है वो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है उसको कहते हैं हम मैटर वेव। क्या नाम देते हैं? मैटर वेव। क्या नाम दिया जाता है? मैटर वेव। और इस मैटर वेव का दूसरा भी नाम होता है जिसे हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेव। समझो भैया, डी ब्रॉगली वेव क्या होती है, मैटर वेव क्या होती है।
जैसे कहा जाता है कि कोई भी मैटर का एक छोटा सा ये पार्टिकल ये मूव कर रहा है, एक साइड से दूसरी साइड में जा रहा है, तो इसके साथ एसोसिएटेड एक वेव रहती है, इसके साथ एसोसिएटेड एक वेव रहती है, और उस वेव को ही हम मैटर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर वेव। समझ गए ना? क्योंकि ये पार्टिकल कभी भी अकेला नहीं चलता, ये पार्टिकल हमेशा एक एसोसिएटेड वेव से घिरा हुआ रहता है, और इसी वेव को, और ये सिंगल वेव नहीं होती, ये बंच ऑफ वेव्स होता है, जिसे हम वेव पैकेट कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? वेव पैकेट। ठीक है, तो एक्चुअल में यही है वो मैटर वेव जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। मैटर वेव कैसे एसोसिएट रहती है, एक एग्जाम्पल से समझिएगा। वो एग्जाम्पल ये है कि सपोज करो कि रोड है, उस रोड पर एक साइड से कोई भी व्हीकल, सपोज करो ट्रक आ रहा है, और दूसरी साइड से आजकल एक्टिवा का फैशन है, उस पर कोई एक्टिवा पे चला आ रहा है। ठीक, आके एक्टिवा वाले कैंडिडेट ने सोच लिया आज तो हम इस ट्रक को उड़ाकर ही छोड़ेंगे, ठोक दिए। अब आप समझ लो किसने किसको ठोका होगा, कोई बात नहीं। तीसरा, एक समझदार लड़का अपनी बाइक से आ रहा था, ठीक है, उसने देखा पूरे एक्सीडेंट का केस उसने देख लिया, और जाके पड़ोस वाले किसी क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन पर जाके इन्फॉर्मेशन देता है कि सर वहाँ जो ना, वहाँ ट्रक ने स्कूटी को ठोक दिया है, और सर बहुत प्रॉब्लम हो गई, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, उसने भी सुन लिया, लेकिन इस पिक्चर में, उसके मैसेज में ये बात कहीं नहीं आती है कि सर जो स्कूटी थी ना सर, उसके ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है। ये वो नहीं कहता, कभी भी ड्राइवर की बात नहीं करता। ठीक है ना? तो जिस तरीके से किसी रोड पर चलती हुई स्कूटी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, ठीक उसी तरीके से ये मूविंग मैटर पार्टिकल बिना वेव के नहीं चल सकता। समझ गए ना आप? अगर स्कूटी रोड पर दौड़ रही है तो समझ लीजिए उसके साथ उसका ड्राइवर ज़रूर है। ठीक इसी तरीके से ये मैटर पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कंडीशंस होंगी कि किस साइज का पार्टिकल है और किस वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, वो हम बताएंगे अभी, लेकिन इसके साथ में वेव जरूर एसोसिएट रहेगी। दिस एसोसिएटेड वेव इज नोन एज मैटर वेव। ऑन द study of de Broglie, by giving the honor to him, this wave is also termed as de Broglie wave. de Broglie wave, इसको मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केवल और केवल डी ब्रॉगली को सम्मान देने के लिए, चूँकि इसमें प्रपोजल में इनिशिएटिव उन्हीं का था, इसीलिए इसका नाम बदलकर डी ब्रॉगली वेव भी रख दिया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में नाम क्या था? मैटर वेव। ठीक है ना? तो इस मैटर वेव की हम बात करते हैं। चूँकि वेव की बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए क्या है यहाँ? हमें चाहिए वेवलेंथ। क्या चाहिए हमको? वेवलेंथ। क्या चाहिए? वेवलेंथ। ये हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम मैटर वेव के लिए जो हेडिंग है, जिसका नाम हमने मैटर वेव बात कर रहे हैं, उस मैटर वेव के लिए हमें वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अब थोड़ा सा समझना है। ठीक है, आपको ये पिक्चर समझ में आ गया कि हाँ भाई पार्टिकल चल रहा है वी वेलोसिटी से। जब पार्टिकल मूव कर रहा है, मास इसका m है, तो क्या होगा? इसका अपना लीनियर मोमेंटम भी तो होगा। और लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। इसका जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम लिखा जाता है, अगर v वेलोसिटी से ये चल रहा है, m मास का पार्टिकल है, मास m है, तो इसकी जो मोमेंटम होगी वो होगी mv। मोमेंटम क्या होगी? mv। ठीक है,
तो हम अब यहाँ पर क्या चीज़ समझाने वाले हैं, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, ये आपको समझना है। पहले हम बात करते हैं कि जब पार्टिकल चल रहा है, मास m है, तो चलते हुए पार्टिकल के पास एनर्जी तो होती ही है। एनर्जी और मास का जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसकी हेल्प से अगर आप बात करोगे तो यहाँ कैसे लिखा जा सकता है। और ये वेव है, इस वेव की बात कर रहे हो, तो जो वेव है, जो वेव ये पैकेट जो चल रहा होता है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो एनर्जी लिखी जाती है। हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें थ्योरी जो यूज़ करनी है वो लाइट की, किसकी, लाइट की। हम फोटोन को लेके बात कर रहे हैं, किसके लिए लेके बात कर रहे हैं, फोटोन के लेके, ठीक है। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो लिखी जाती है एच न्यू, और E इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है एच सी अपॉन लैम्डा। सपोज कर लो कि ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बाय यूजिंग द प्लैंक्स थ्योरी, मैक्स प्लैंक्स कॉन्सेप्ट से E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। फर्दर बाय यूजिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर कर दें आप, कंपेयर करने पर आपको मिलेगा एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से हमें लैम्डा चाहिए, इस टर्म को पूरे को डिनोमिनेटर के नीचे ले आए, ठीक। तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। एक सी की ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और मिलेगा आपको यहाँ से क्या, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, विच इज नोन एज मोमेंटम। इसको क्या कहेंगे हम, ये मोमेंटम कहलाएगा P। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिल गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक। यही है, यहीं से हमने बात की। ये हम लेके कहाँ से चले थे, ये लेके चले थे हम फोटोन से। कहाँ से लेकर चले थे, फोटोन से, फोटोन से लेकर चले। इक्वेशन हमने बना ली, सपोज कर लो ये A नंबर की इक्वेशन है। इस इक्वेशन पर आने के बाद यहीं पर हम अगर बात करें कि ये चूँकि वेव नेचर भी शो करता है, जो लाइट है वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ये रिलेशन यही बता रहा है, ठीक है। अब बात करें कि ये मूविंग पार्टिकल जिसका मास m है और ये चल रहा है, ठीक, इसके साथ एसोसिएटेड ये वेव है, उसकी वेवलेंथ ये होगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये बता दें कि यदि कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो ये जो p है वो p इक्वल टू एम वी लिखा जा सकता है, ठीक। व्हेन वी कंसीडर द पार्टिकल ऑफ मास m विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन इट्स मोमेंटम विल बी p इक्वल टू एम वी, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ये एक नई इक्वेशन हमने लिख दी है यहाँ, सपोज कर लो इसको v। लेकिन चूंकि वेलोसिटी है और मास है, मोमेंटम तो है ही है, जहाँ मोमेंटम होता है वहाँ एनर्जी भी होती है। तो हम बात करेंगे कि मूविंग पार्टिकल के साथ काइनेटिक एनर्जी भी तो एसोसिएट रहती है। देन देयर विल बी सो मैनी एक्सप्रेशंस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सो मैनी एक्सप्रेशंस, ठीक है, फॉर दिस वेवलेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ डिफरेंट केसेस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। एक्चुअल में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है वो तो यही है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, इस फॉर्म में ये लिखा है, ठीक है। रिजल्ट तो आ गया, बट इसके डिफरेंट और भी केसेस पढ़े जा सकते हैं
उनको हम जरा डिफरेंट केसेस के लिए स्टडी कर सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैन बी रिटन इन वेरियस केसेस। पहला केस हम ये मानकर चलते हैं कि सपोज कर लो कि कोई पार्टिकल इस तरीके का है, जैसे गैस के कंटेनर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल से आइटम्स, ठीक है, और वो हमने क्या करा, उसमें प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे उसको हमने अप्लाई करने के बाद उसको पार्टिकल्स को मूव करा दिया। तो उस पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल के साथ में अगर हम उस वेव की बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करके टकराएंगे तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी लिखी जाती है उस कंडीशन में वो लिखी जाती है 3/2 kT। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ये जो E लिखा है वो काइनेटिक एनर्जी है। क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी। और ये हमने P की फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी हम एनर्जी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से देख लो। काइनेटिक एनर्जी की फार्मूले की वैल्यू होती है ½ mv², होती है कि नहीं? अगर हम इस m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो ये ½ m² डिवाइडेड बाई m आ सकता है। m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ऊपर लिखा गया है m इंटू वी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2m। mb की वैल्यू क्या होती है? ये mb की वैल्यू p कहलाती है ये, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम p। तो ओवरऑल जो E है वो p²/2m होता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग P की वैल्यू को सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये 2m E के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2me, p² = 2me, बट हमको चाहिए P, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट ले लेंगे 2me। इसके अकॉर्डिंग ये वो रिलेशन है जो मोमेंटम को एनर्जी की फॉर्म में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लैम्डा को लिखा जाता है h/√2me। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में केवल हमको E की वैल्यू चेंज करनी है। डिफरेंट केसेस के लिए E की वैल्यू चेंज करनी है। अगर हम ये वैल्यू ले रहे हैं, ठीक, वो यहाँ पुट कर रहे हैं, तो हमको रिलेशन क्या मिलेगा, लैम्डा = h/√, देखिए 2me लिखा है, तो 2 के साथ इस तरह से सपोज करो हमने लिखा 2m इंटू 3/2 kT, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3m kT बचेगा, वो यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3m kT। ये रिलेशन आया पहले केस का, और ये एंगस्ट्रॉम में यूनिट में लिखा जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ का ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं आता, ये मीटर में बहुत छोटी वैल्यू के साथ आता है, इसलिए इसे एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करेंगे वो सारी SI सिस्टम की होंगी, उसके बाद में आप उसे मीटर से एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे, ठीक है। 10⁻⁻10 के ऑर्डर में आएगा, उसे कन्वर्ट कर देंगे एंगस्ट्रॉम में। रीजन क्या है, क्योंकि जहाँ पर कहीं पर भी -10 मीटर में इस तरह से कोई फैक्टर आ जाता है, उसको आप लिख देंगे 1 एंगस्ट्रॉम या सिंपली एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर ये फैक्टर आ गया तो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक तो ये रिलेशन आ गया। अगर हम बात करें केस सेकंड की, तो केस सेकंड से मतलब ये है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है Q और उसको B पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर दिया जाए। सपोज करो कि चार्ज था एक जगह रेस्ट पर, इस पर अप्लाई कर दिया हमने B पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, ठीक, V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा कि इसे रेस्ट से ये आगे की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगा, ये एक्सीलरेट होगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वही काइनेटिक एनर्जी तो हमको, वो काइनेटिक एनर्जी तो वो गेन कर रहा है, पहले रेस्ट पर था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और एंड में जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। फार्मूला लिखा जाता है E =
Q इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू Q इंटू वी। कौन से फार्मूले से? जैसे पढ़े हो बहुत पहले आप 12th स्टैंडर्ड में, W इक्वल टू Q इंटू वी। ठीक है, तो वर्क ही तो है एक तरीके का। ये वैल्यू उठाकर आप इस जगह पुट कर दो। ठीक, तो रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m QV। समझ गए ना? ये अलग इक्वेशन बन गई। अगर यही स्पेशल अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन के केस में इसका जो चार्ज है वो चार्ज Q की जगह रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा? E, स्मॉल e। समझ गए ना? तो यहाँ पर हम केस थर्ड की बात कर लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के केस में Q की वैल्यू E के बराबर लिखी जा सकती है। ठीक, तो जब ऐसा लिखा जा सकता है तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m EV। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये है स्टैंडर्ड वो फार्मूला जो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा गया है। अब इसमें न्यूमेरिकली जो फार्मूला एक्चुअली एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी की हम बात करेंगे। ठीक है, वो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि प्रूव दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन विच वाज एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी बोल्ट। ठीक है, तो वो क्या है वो हम बता रहे हैं आपको। पीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है क्या वो समझ लीजिए। इफ E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक है, M इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg और H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं। देखिए इसके अलावा और तो कोई इसमें पैरामीटर है नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इंटू चार्ज 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी। इस v की वैल्यू हमने यहाँ पुट नहीं की है, अभी v अननोन है। ठीक है, v पैरामीटर ऐसे ऐसा रहेगा। इसको भी हम रूट में ले आएँ तो इसकी पावर डबल हो जाएगी। ठीक, तो लैम्डा इक्वल टू लिखा जा सकता है कंप्लीट इस तरह से रूट में लिखेंगे 6.62 इंटू 6.62 क्योंकि पावर डबल हो जानी है इंटू 10 टू द पावर माइनस ये हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कीजिए 18.2 इंटू 1.6 इंटू ये 10 टू द पावर, ये देख लीजिए ये है 30 और ये हो गई 20, 50 हो गया एक तरीके से, माइनस का 50 इंटू वी। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो रियलिटी में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150 इंटू 10 टू दी पावर 150 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई वी, ये आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करने पर और सॉल्व कर लेंगे तो 150 अपॉन वी अंडर रूट के अंदर रह जाएगा और बाहर रह जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर में आया ये, और 10 टू दी पावर माइनस 10 को लिख सकते हैं हम एंगस्ट्रॉम। क्या लिख सकते हैं इसको? क्या लिख देंगे इसको? ये तो एंगस्ट्रॉम में ही आता है, तो 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर के लिए इसको एंगस्ट्रॉम में लिख दिया जाता है। तो जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो 150 अपॉन वी आती है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है
सॉल्व करके ये इस फॉर्म में भी लिखी जाती है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, लैम्डा इक्वल टू 12.24 डिवाइडेड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, और उस पर फोकस करते समय केवल एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रहनी चाहिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन, वो है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ठीक है। उसके बाद में आपको एक रिलेशन याद रखना है कि किस तरीके से लैम्डा को हम एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं, 2me, ठीक। उसके बाद में अगर कोई टेम्परेचर वाला सिस्टम है, जहाँ पर हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर वेवलेंथ क्या निकलती है, वो वेवलेंथ हमने यहाँ देखो लिखी हुई है, ये साफ साफ लिखी हुई है, ठीक। अगर वो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किया गया था v पोटेंशियल से, तो वेवलेंथ क्या होगी, वो ये फार्मूला है। अगर यही स्पेसिफिक केस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाए तो ये होगा, एक्सप्रेशन ये है, वर्ड क्या है कि रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट यहाँ सामने लिखा है, ठीक। तो ये रिजल्ट सबसे यूनिक क्यों है, क्योंकि हमें एक आउटपुट चाहिए और एक ही इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जितने इनपुट कम लगाने पड़ते हैं एक्सप्रेशन में और आउटपुट मिल जाए, ठीक है, वो रिजल्ट हमेशा बेस्ट होता है, ठीक। इसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, वेट फॉर दैट।